बैंक निजीकरण से क्या आपको नुकसान होगा? क्या डूब जाएगा बैंकों में रखा आपका पैसा? बैंक निजीकरण से आखिर कर्मचारी क्यों डर रहे हैं? निजीकरण से आखिर आपके बैंक खातों पर कितना पड़ेगा असर? सरकार आखिर क्यों कर रही है बैंकों का निजीकरण? नमस्कार, देश प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज का एक खास कार्यक्रम बैंकों के निजीकरण को लेकर लाया गया है। आपको बता दूं कि सरकार दो ऐसे बैंक है जिनके निजीकरण की तैयारी कर रही है, जिसके चलते बैंक कर्मचारी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि भारत में कुल कितने बैंक है। तो आपको बता दूं कि इस वक्त भारत में कुल 34 बैंक है, जिसमें से 12 सरकारी बैंक है और 22 प्राइवेट बैंक है। और अगर अन्य बैंकों की बात करूं तो 11 छोटे वित्तीय बैंक है और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसकी 1,42,000 शाखाएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि निजीकरण से आखिर बैंक खातों पर कितना असर पड़ने वाला है, क्यों निजीकरण से कर्मचारियों को इतना डर लग रहा है। अब सवाल ये है कि बैंकों का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में कब लिया और इसका क्या कारण रहा। तो आपको बता दें कि 1959 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तब आरोप ये था कि ये बैंक देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं और सिर्फ अपने मालिक और सेठों के हाथों की ही कठपुतली बने हुए हैं। तभी से इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन लगता है 52 साल बाद सरकार इस चक्र को उल्टा घुमाना चाहती है, इसलिए तो बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 12 सरकारी बैंकों से पहले भारत में कुल 20 सरकारी बैंक हुआ करते थे, जिनका विलय हो गया और विलय होने वाले 8 बैंक ऐसे बैंक हैं जो दूसरे सरकारी बैंकों से जुड़ गए। लेकिन विलय होने वाले बैंकों के सभी ग्राहकों को उन बैंकों से सुविधाएं आज भी मिल रही है जिनमें इनका विलय हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देना बैंक पहला बैंक था जो विलय हुआ। उसके बाद विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक इन इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक ऐसे बैंक है जिनका विलय हुआ है। ये कुल 8 बैंक थे जिनका विलय हुआ, जिसके बाद भारत में कुल 12 सरकारी बैंक ही बचे हैं। अब इस बारे में आपको बताएंगे कि सरकार ने ऐसे कौन से 2 सरकारी बैंक हैं जिनके निजीकरण की तैयारी की है। तो एक तो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके निजीकरण की सरकार ने अब तैयारी कर ली है और शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाए जाने की भी संभावना है, जिसको लेकर अब लगातार बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अभी इन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी सत्र में इसका प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। जब हम बैंक न खोलेंगे, जब हम बैंक न खोलेंगे, निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है। बैंकों की स्ट्राइक इस कारण है कि सरकार ने जो पिछला बजट सेशन था उसके अंदर मैडम सीतारमण ने ये अनाउंस किया था कि आने वाले वित्त वर्ष के अंदर 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, एक उसमें साथ में IDBI बैंक का भी किया जाएगा। तब पिछले साल भी इसी साल में 2021 में हम 15 और 16 तारीख को जो ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, हम 2 दिन की हड़ताल पर गए थे। परंतु उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना दोबारा प्रेस स्टेटमेंट है कि हम अब अभी नहीं कर रहे हैं। परंतु इस जो विंटर सेशन पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसके अंदर सरकार एजेंडा लेके आ रही है, उन्होंने टेबल किया हुआ है एजेंडा, तो हम उसके खिलाफ निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हमने स्ट्राइक किया आज। ये सर साथ ही बात यह है कि निजीकरण जो है वो कर्मचारी के साथ साथ देश की जनता के साथ भी धोखा है। अब देश के अंदर जो आज़ादी से पहले क्या होता था, बैंक सरमाएदारों के होते थे, उद्योगपतियों के होते थे। उस समय बैंक के अंदर किसी एक आम आदमी को जाने की कोई आदमी जा नहीं सकता था।
आज जब से 1969 के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, देश के अंदर बैंकों शाखाओं का विस्तार हुआ है। एक आम आदमी बैंक में जा सकता है, रिक्शा वाला अपना अकाउंट खुलवा सकता है, रिक्शा का लोन मिलता है, छोटे मझोले व्यापारी को मिलता है, किसानों को मिलता है, बड़ी बड़ी ब्रांचें खोली हुई हैं। अगर अब इनको बंद कर दिया जाएगा, सरकार प्राइवेट बैंकों को दे दिया जाएगा, और प्राइवेट बैंकों सरकारी बैंकों में पैसा किसका जमा है? देश की आम जनता का जमा है। और देश की आम जनता का जब पैसा जमा है, अगर वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, प्राइवेट बैंक खुल जाएंगे, प्राइवेट सरमाईदारों के हाथों में चला जाएगा, वो जनता की जो गुड़ी कमाई है, जो खून पसीने का उनका जमा पूंजी है, वो सभी खराब हो जाएगी, सभी वो लूट के ले जाएंगे जैसे पहले होता था। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। अगर 2 दिन के बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारी एक अपेक्स बॉडी है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, उसके अंदर हमारी अधिकारी और कर्मचारियों की 9 यूनियंस हैं, वो दोबारा उसकी मीटिंग होगी। अगर उनकी हमारी मांग ना मानी गई, लेके आते हैं टेबल पे एजेंडा लेके आते हैं, तो उसमें हम इंडेफिनिट स्ट्राइक का हमारा वो है, हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी बैंकों के प्राइवेट होने पर किसे सबसे ज्यादा नुकसान है और किसे इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये आप सभी जानते हैं कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों के कर्मचारी कई दिनों से धरना दे रहे हैं। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो बैंक कर्मचारियों को ही होने वाला है, और कर्मचारी इस बात से चिंता में है। आखिर उन्हें चिंता किस बात की है? तो आपको बता दें कि देश में करीब 13 लाख बैंक कर्मचारी है, जिसमें 4.2 लाख तो प्राइवेट बैंक में है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि प्राइवेट बैंकों के क्लर्क लेवल के पद सरकारी बैंकों के मुकाबले काफी कम होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया गया तो सरकारी बैंकों में जो सरकारी क्लर्क होते हैं उनका क्या होगा? क्योंकि निजी बैंकों में तो क्लर्क पद काफी कम होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जिन 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण हो रहा है, वो अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो हजारों कर्मी की नौकरी जा सकती है, या कर्मचारी अस्थायी भी हो सकते हैं, यानी कि गेस्ट स्टाफ की तरह हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाए। इसी की चिंता कर्मचारियों को अब सता रही है। अब लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि सरकार जो सरकारी बैंक है उनका निजीकरण करने जा रही है। अगर उनका अकाउंट उस बैंक में है तो उनको उससे क्या नुकसान होगा? तो इस पर अगर बात करें तो हम आपको बता दें कि बैंक चाहे सरकारी हो या निजी, सभी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी और गाइडेंस में ही काम करते हैं। अगर कोई बैंक सरकारी है और उसका निजीकरण कर दिया जाता है, यानी कि प्राइवेट कर दिया जाता है, तो इससे अगर उस बैंक में आपका अकाउंट है तो उससे आपका जमा पैसा या लॉकर की सेफ्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन निजी बैंकों में ब्याज दर सरकारी बैंकों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। कई तरह के चार्जेस भी निजी बैंकों द्वारा काटे जाते हैं। वहीं आरबीआई की ओर से ब्याज कटौती, जिसे आप रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं, उसका लाभ भी आपको प्राइवेट बैंक में देरी से मिलता है। उदाहरण अगर आपको दिया जाए तो आपको बता दूं कि फरवरी 2019 से नवंबर 2020 में ब्याज दरों में 0.94% की कटौती की गई थी। लेकिन प्राइवेट बैंक अपनी मर्जी के हिसाब से ही चलते हैं और उन्होंने सिर्फ 0.54% ही राहत दी थी। दूसरा उदाहरण हम होम लोन पर लेते हैं। होम लोन के ब्याज पर अगर सरकारी बैंकों ने साल में 9,400 रुपये की राहत दी तो प्राइवेट बैंक द्वारा 5,400 रुपये की ही राहत दी गई। हालांकि सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि बैंकों को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। 26% हिस्सेदारी सरकार अपने पास रखने वाली है, लेकिन कर्मचारी फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बैंकों का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में कब लिया और इसका क्या कारण रहा? तो आपको बता दें कि 1959 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तब आरोप ये था कि ये बैंक देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं और सिर्फ अपने मालिक और सेठों के हाथों की ही कठपुतली बने हुए हैं। तभी से इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन लगता है 52 साल बाद सरकार इस चक्र को उल्टा घुमाना चाहती है। इसलिए तो बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है। वित्त मंत्री तो ये आप सभी जानते हैं कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों के कर्मचारी कई दिनों से धरना दे रहे हैं।
तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो बैंक कर्मचारियों को ही होने वाला है और कर्मचारी इस बात से चिंता में है। आखिर उन्हें चिंता किस बात की है? तो आपको बता दें कि देश में करीब 13 लाख बैंक कर्मचारी है, जिसमें 4.2 लाख तो प्राइवेट बैंक में है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि प्राइवेट बैंकों के क्लर्क लेवल के पद सरकारी बैंकों के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। जब हम बैंक न खोलेंगे, निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है। आपको बता दें कि 12 सरकारी बैंकों से पहले भारत में कुल 20 सरकारी बैंक हुआ करते थे, जिनका विलय हो गया और विलय होने वाले 8 बैंक ऐसे बैंक हैं जो दूसरे सरकारी बैंकों से जुड़ गए। लेकिन विलय होने वाले बैंकों के सभी ग्राहकों को उन बैंकों से सुविधाएं आज भी मिल रही है जिनमें इनका विलय हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देना बैंक पहला बैंक था जो विलय हुआ। उसके बाद विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक इन इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक ऐसे बैंक हैं जिनका विलय हुआ है। ये कुल 8 बैंक थे जिनका विलय हुआ, जिसके बाद भारत में कुल 12 सरकारी बैंक ही बचे हैं। तो सवाल ये है कि अगर सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया गया तो सरकारी बैंकों में जो सरकारी क्लर्क होते हैं उनका क्या होगा? क्योंकि निजी बैंकों में तो क्लर्क पद काफ़ी कम होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जिन 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण हो रहा है वो अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो हजारों कर्मी की नौकरी जा सकती है या कर्मचारी अस्थायी भी हो सकते हैं, यानी कि गेस्ट स्टाफ की तरह हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाए। इसी की चिंता कर्मचारियों को अब सता रही है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश प्रदेश खबर।